देश में कोरोना लगातार अपने चरम पर है और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कई राज्यों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो धरी की धरी रह गई हैं और लगातार जो हालात हैं और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आलम मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं, जहां पर रात भर हाहाकार रहा है। वहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिन अस्पतालों में वो भर्ती हैं, वहां पर ऑक्सीजन की खासा कमी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, रात भर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लगातार ऑक्सीजन की भारी मात्रा में मांग होती रही, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर मुहैया नहीं करा पाए, जिसके चलते मौत का आंकड़ा भोपाल में खास तौर पर देखें या फिर रायसेन में देखें, वहां पर ज्यादा आया है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की खासा कमी बताई जा रही है और साथ में गुजरात में भी। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की 3 गुना मात्रा में मांग बढ़ चुकी है, जिसके चलते ये इशारा करती है कि तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और तेजी के साथ में वहां पर भी संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी यही स्थिति है, वहां पर भी ऑक्सीजन की जो मांग है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन साथ में 2 और ऐसी चीजें हैं जिनकी तेजी के साथ शॉर्टेज देखने को मिल रही है। दूसरी चीज है बेड। अस्पतालों के बाहर बेड की बहुत कमी हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जरूरी होता है, लेकिन ये इंजेक्शन अब देश में तेजी के साथ कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने अब इस इंजेक्शन के आयात को लेकर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये फैसला लिया गया है कि जल्द ही जितना स्टॉक सरकार के पास है उसे बाजार में उतारा जाए, ताकि जो कमी बाजार में हो रही है उसे खत्म करने की कोशिश की जा सके। आपको बता दें कि इस इंजेक्शन की कीमत फिलहाल बाजार में 16,000 से लेकर 25 से 30,000 तक जा चुकी है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर अगर तस्वीरों को हम बयान करने की कोशिश करें तो लखनऊ में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। आपको बताएं कि करीब 80 साल के एक बुजुर्ग को एक बेटा एक अपनी कार में ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे यहाँ से वहाँ लेकर घूमता रहा, लेकिन उन्हें किसी भी अस्पताल ने बेड नहीं दिया। हार करके उस बेटे को, अपने पिता को एक बार फिर से अपने घर पर ही ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि बेटे का दावा है कि उनके पिता संक्रमित हैं और भी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, बावजूद इसके किसी भी अस्पताल ने उन्हें बेड नहीं दिया। दिल्ली की स्थिति की अगर हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड लॉकडाउन करने का फैसला लिया है, लेकिन साथ में ये दावा किया है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से बेड की कमी नहीं है, न ही ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन ये तो तमाम मौजूदा स्थिति है, इसके साथ में आगे किस तरह की स्थिति होने वाली है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट हरपाल सिंह के साथ मोहित चौधरी, ANP न्यूज। पूरे देश में कोरोना अपना कहर फिर से बरपाने लगा है। वहीं पर अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि वीकेंड कर्फ्यू अब दिल्ली में लगाया जाएगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नई पाबंदियों का ऐलान किया है। दिन ही 17,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए थे, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर केजरीवाल ने ऐलान किया कि जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। मॉल, जिम, स्पा, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेगी। सिनेमा हॉल 30% के हिसाब से चल सकते हैं। वीकेंड में सिर्फ इलाके के हिसाब से एक बाजार को खोला जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 5 दिन लोग काम करें, लेकिन वीकेंड में घरों में रहने की कोशिश करें। अगर किसी को अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है, उन लोगों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए पास लेना आवश्यक है। दिल्ली सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना का जो कहर है वो दिखाई दे रहा है। नए रिकॉर्ड कोरोना जो है वो तोड़ रहा है। कैमरामैन के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट।
देश में बढ़ते कोरोना का कहर अब बोर्ड एग्जाम में दिखने लगा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों ने बोर्ड एग्जाम को टाल दिया है। वहीं आज हरियाणा ने भी 10वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए आगे बोला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 56 लाख विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि 19 अधिकारियों में से 17 अधिकारी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उत्तर प्रदेश विद्यार्थियों के भविष्य पर फैसला करना कठिन है। लेकिन 8 मई से जहां उत्तर प्रदेश परीक्षा स्टार्ट होनी थी, तब तक वो स्थगित की जाएंगी या उन पर कोई आगे की तिथि बढ़ाई जाएगी। सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बोला कि हर साल यूपी में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में 56 से 57 लाख छात्र शामिल होते हैं। इस साल बोर्ड परीक्षाएं 24 अप्रैल से होनी थी, जिनकी तारीख कोरोना संक्रमण की वजह से बढ़ाकर 8 मई कर दी गई है। बोर्ड एग्जाम को टालने का फैसला 19 अधिकारियों के ऊपर है, जिनमें से 17 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। उन सभी का इलाज चल रहा है। उनका कहना है कि जब वो लोग ठीक होकर आएंगे उसके बाद ही कुछ फैसले लिए जाएंगे। इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा, तब हम 8 मई शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर कुछ कह पाएंगे। दिल्ली और हरियाणा के द्वारा भी बोर्ड एग्जाम टाल दिए गए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी बोर्ड एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जाएगी या उनको स्थगित कर दिया जाएगा? मैं कैमरामैन करण मेहरा के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANB न्यूज सरहिंद। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच MP के CM शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल पे शेयर करके दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आप सब भी सुरक्षित रहें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कार्तिकेय चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना टेस्ट कराया है। हालांकि उन्होंने भी अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया है, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और RT-PCR की रिपोर्ट आना बाकी है। कार्तिकेय चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया, साथ ही पूरे परिवार की कोरोना जांच कराई गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के महज सिर्फ 4 शहरों में 4635 नए मामले दर्ज किए गए हैं, साथ ही 25 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन हरपाल सिंह के साथ अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसी के साथ कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच जगह जगह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं वेंटिलेटर की, तो कहीं अस्पतालों में बेड की व्यवस्था ही नहीं है। और अब तो सारी हदें पार हो गई हैं। शमशान घाटों में जगह नहीं बची है, तो कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल को दहला देने वाली है। कुछ ऐसी ही एक तस्वीर का जिक्र आज हम आपके सामने करेंगे। ये बात है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते राजनांदगांव के डोंगर गांव में 4 मरीजों की मौत हो गई। 3 मरीजों ने कोविड केयर सेंटर में दम तोड़ा, वहीं चौथे मरीज की मौत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुई। जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं, सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, उसमें कल 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी, एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है। और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई थी इनको, क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। एक की मौत सामुदायिक स्वास्थ्य, उसकी जानकारी मेरे को अभी डिटेल मंगाया हूँ, आने के बाद बता दीजिए। शवों को कचरा फेंकने वाले वाहन से उठाया जा रहा है, किसी प्रकार से 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये CMO नगर पंचायत और की व्यवस्था में वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है, ताकि सबों का जो भी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। वो नेगेटिव है, लेकिन वो होम आइसोलेट होकर के हैं। और उससे जानकारी ली गई, उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम आ गया है और वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी, उसको रेस्ट करने का आ गया। हैरत की बात तो ये है कि मरीजों के शवों के साथ मरने के बाद भी न्याय नहीं किया गया। चारों मृतकों को एम्बुलेंस की जगह कचरा गाड़ी में शमशान घाट तक ले जाया गया, जो संवेदनहीनता की सारी हदें पार करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। डोंगरगांव स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 2 सगी बहनों की मौत हुई। उनके साथ ही 2 अन्य मरीजों ने भी कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। अस्पताल में शव वाहन मौजूद
मौजूद नहीं थे, इसीलिए चारों शवों को नगर पंचायत की कर्मचारी कचरा गाड़ी में ही शमशान तक ले गए। डोंगरगांव स्वास्थ्य केंद्र में ही पदस्थ बीएमओ फिलहाल कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में है। वहीं राजनांदगांव जिला मुख्य स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से मरीजों की मौत पर सवाल किए गए तो इस पर उन्होंने कहा कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं, शरीर में सैचुरेशन कम होने की वजह से हुई थी। कचरा गाड़ी में मरीजों के शव ले जाने के सवाल पर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि ये व्यवस्था स्थानीय नगर पंचायत की है, उन्हीं पर कोविड से मृत मरीजों को मुक्तिधाम ले जाने की जिम्मेदारी है। तो ये बातें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बस एक ही तस्वीर है, लगातार इस तरह के किस्से सामने आ रहे हैं जहां मौत के बाद शवों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। उन्हें या तो इसी तरीके से खुले में छोड़ दिया जा रहा है या फिर उन्हें कचरा वाहन से लेकर जाया जा रहा है शमशान घाट तक, जो संवेदनहीनता को साफ तौर पर दिखाता है। तो एएनबी न्यूज आपसे यही अपील करता है कि कम से कम ऐसी परिस्थिति में इस तरह की संवेदनहीनता ना दिखाएं। अगर किसी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हुई है तो थोड़ी संवेदनहीनता और इंसानियत जो अभी बची हुई है उसे दिखाते हुए शवों के साथ न्याय करें और उन्हें एम्बुलेंस से या फिर अस्पताल में जो भी वाहन मौजूद है उसी से शमशान घाट या कब्रिस्तान ले जाया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को इस तरह का दुख ना हो और जो परिजन इस समय परिस्थितियां झेल रहे हैं वो आने वाले समय में और अन्य परिस्थितियों को ना झेलें। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ मैं पल्लवी राजपूत, एएनबी न्यूज। पंचायत चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल तेज हो चुका है। इस चुनाव में तमाम महिलाएं व पुरुष प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन की आटा ग्राम पंचायत में महिला प्रत्याशियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल इसकी वजह आज़ादी के बाद पहली बार यहां महिला सीट आरक्षित हुई है। अभी तक यहां पुरुष ही गाँव के प्रधान बनते आ रहे हैं, तो वहीं अब महिलाओं को भी प्रधान बनने का मौका मिला है, जिससे वहां पर महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं महिला सीट आरक्षित होने के बाद यहां की महिलाएं पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं, जिसको लेकर महिलाओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। पहली बार तो हमारे आटा में मेरी पहली बार महिला सीट आई हुई है और मैं प्रधान पद की महिला प्रत्याशी हूँ। और अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो मैं सड़कों का निर्माण, नाली व्यवस्था और पानी व्यवस्था सब करवाऊंगी और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और स्कूल कई जो प्रधान के कार्य होते हैं उसमें सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करूँगी। और जो अब लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं, निःशुल्क शिक्षा नहीं ले पा रही हैं और उनकी सुरक्षा के लिए मैं कार्य करूंगी और उनको मैं बढ़ावा देने के लिए कोशिश करूंगी कि वो आगे पढ़ें और वो इस पद पे कई सारे कार्य करें। हमारे गांव आटा में पहली बार तो महिला सीट आई है 60 साल में, क्योंकि हमेशा पुरुष की ही सीट आती थी, वो पुरुष ही लड़ते थे और प्रधानी उन्होंने ही चलाई अपनी। कुछ महिलाओं, अब महिला की सीट पहली बार आई तो हम सोच रहे हैं कि अपनी महिलाओं के लिए हम कुछ विकास कर सकें अपने समाज में और गांव में। अब महिलाओं के लिए, महिला जब पुरुष बनते हैं तो पुरुषों की सुनी जाती है और जब महिला होती तो महिलाओं के लिए महिला ही सुनेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि महिला की उम्मीदवार पे जो प्रधानी हो, चाहे कोई महिला बने, वो अपनी महिलाओं का सपोर्ट करे और अपने गाँव में विकास करे। बस हम यही चाहते हैं अपने गाँव। एक तो अभी तक जब से हमारे गाँव में पंचायत चुनाव स्टार्ट हुए हैं, पहली बार महिला सीट आई है हमारे गांव में। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सरकार ने हमारे गांव में महिलाओं के प्रति कुछ सोचा कि महिलाओं को, जैसे सरकार आज के दौर पर महिला सशक्तिकरण कई तरह की योजनाओं महिलाओं के नाम पे चला रही है, तो आज सरकार ने हमारे गांव के लिए पहली बार महिला सीट देके एक बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हमारी महिलाओं को, जैसे कि घर के अंदर कैद रहती थी, तो आज उनको मौका मिला है कि घर से निकलने का और अपने समाज में कुछ काम करने का, कि हम अपने साथ की बहू बेटियों को कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे अच्छे रास्ते पे ले जाएं, कैसे उनको शिक्षित करें और सारी जो भी सरकार योजनाएं देती है कैसे इनका लाभ दिला सकें। और ये हमारे गांव में तो पहली बार सीट महिला सीट है और हम भी चाहते हैं कि कोई एक अच्छा पढ़ी लिखी महिला को इस गांव का नेतृत्व करने के लिए हम लोग तैयार करेंगे और उसको प्रधान बनाएंगे, जो कि अपनी बात को सरकार से कह सके और कर सके।
महिलाओं का कहना है कि गांव में अब तक महिला प्रधान बनती है तो निश्चित ही महिलाओं को ध्यान में रखते कार्य किया जाएगा और सराहनीय पूर्व कार्य होगा। एनबी न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिस कदर कोरोना की दूसरी लहर लगातार जो है हाहाकार मचा रखी है, इंदौर और समूचे मध्य प्रदेश में कोरोना की लगातार जो है जिस कदर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। ऐसे में लगातार जो है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो कि कोरोना महामारी के लिए एक संजीवनी माना जाता है, अब इसकी लगातार जहां पहले भी सामने बातें आई कि जिस पर कालाबाजारी इन इंजेक्शनों को किया जा रहा है, अब नकली इंजेक्शन बनाकर भी बाजार में बेचा जा रहा है। इसी को लेकर अब इंदौर क्राइम ब्रांच को एक शक के आधार पर करीब 400 इंजेक्शन जो कि नकली होने की पूरी तरह से जिस पर आशंका है उसे इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। हम आपको बता दें जिस कदर कोरोना का कहर लगातार जारी है और शहर में और पूरे प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत लगातार लोगों को काफ़ी ज़्यादा है और इसकी कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी नज़र आ रही है, जिसको लेकर अब इंदौर में और समूचे देश में प्रदेश में कालाबाजारी भी चालू हो गई, जिसको लेकर अब नकली लेवल बनाकर भी इन इंजेक्शनों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच को जैसे ही इसकी सूचना मिली, इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने गठित करके इस नकली इंजेक्शन बनाने वाले जो गिरोह जो लगातार बेच रहे थे उनको पकड़ने में सफलता हासिल की है। सर, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जानकारी मिली थी कि कुछ रेमडेसिविर का स्टॉक जो है कोई व्यक्ति के पास में है जो कि यहाँ पे इंदौर में सप्लाई करेगा। इस संबंध में पूरी सूचना वगैरह एकत्रित करके इसकी तस्दीक करके एक व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर त्रिवेदी है, इनको जो है हिरासत में लिया गया है। इसमें क्राइम के साथ में ड्रग
डिपार्टमेंट का टीम भी अभी इस विषय में जो है जांच पड़ताल कर रहा है कि एक्चुअली बॉक्स में क्या है, किस तरीके का ड्रग है, रेमडेसिविर का उसमें लेवल है। इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। इसके बाद ही इसमें आगे कुछ डिसाइड होगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये कहाँ से लाना? प्राइमा फेसी इसने जो भी बताया है कि ये हिमाचल की किसी यूनिट से जो है बनवा के लाया है, तो उस विषय में भी जो है जानकारी लेके तस्दीक की जा रही है। तो आरोपी का क्या प्रोफाइल है और इसके बारे में ये जानकारी अभी मिली है कि ये फार्मा बिजनेस से जुड़ा हुआ है। पीथमपुर में कहीं इसकी फार्मा यूनिट है। हाँ सर, ये कितने बॉक्स मिले हैं, कितनी संख्या? इसमें करीब 400 वाइल्स हैं। हाँ सर, ये अभी तक किसी को दे चुका है या इस विषय में भी पूरी जानकारी उठाई जा रही है। अभी आपको बताएंगे संबंधित विभाग थोड़ी देर पहले की ही कार्रवाई है। इसमें सभी विभाग जो है जो संबंधित है वो इस विषय में जानकारी लेने में लगे हुए हैं। हाँ सर, क्या जनता से अपील करेंगे? इस तरह के कालाबाजारी वाले करने वाले क्या डायरेक्ट आके संपर्क कर सकते हैं? ऐसे कई मामले। ये तो इसमें पहले भी बताया गया है कि अगर इस तरीके की किसी के पास में भी कोई सूचना आती है तो वो जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो है तत्काल शेयर करें और जिसकी पुष्टि करने के बाद में उचित वैधानिक कार्रवाई करें। फिलहाल ये जांच का विषय है। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार इस पर अब आगे की छानबीन और तमाम चीज़ों की जानकारी जुटाने में लग गई है और इन दवाइयों का भी अब लेवल चेक किया जाएगा कि किस तरह से और कहां ये दवाइयां जो है नकली इंजेक्शन बनाए जा रहे थे और कहां बेचे जा रहे थे। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई से सटे पालघर जिले में यहाँ पर आप नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे लोगों को किस तरह से जांच करके छोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले किस तरह से हर गाड़ी की जांच कर रहे हैं। यहाँ पर उनके कागजात भी देखे जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि ओवर सीटिंग तो लोग नहीं है। यहाँ पे हर गाड़ी को पूछा जा रहा है कि वो किस काम से जा रहा है, क्या काम है कि वो जा रहा है। अगर कामगार वर्ग है तो कामगार का आइडेंटिटी कार्ड देखा जा रहा है। यहाँ पे रिक्शाओं में भी देखा जा रहा है कि रिक्शा अधिक मात्रा में सवारी तो नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा है कि कम से कम 2 ही सवारी या अधिक से अधिक 2 ही सवारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा सवारी बिठाई जाएंगी तो हो सकता है कोविड का प्रसार बढ़ सकता है। यहाँ पे कोविड को नियंत्रण करने के लिए कुछ गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो राज्य सरकार ने जारी किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यातायात यहाँ पे शुरू है, लेकिन ये यातायात वही है जो अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आता है। ये वो इलाका है बोईसर परिसर का जहाँ पे हजारों गाड़ियाँ रोज मोटरसाइकिल और कारें भी यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन आज कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य गाड़ियाँ यहाँ पे नाममात्र हैं, लेकिन उसकी भी जांच की जा रही है। सर जी, यहाँ पे जिस तरह से आपने कड़े पालन किए और कंपनी में काम करने के लिए जो कामगार जा रहे हैं उनको उनकी जांच करना और जो अवैध तरीके से लोग बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे उनको रोकना, किस तरह का नियंत्रण आपने जिले में रखा है? कलेक्टर ऑफिस और महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश जो आए हैं उसकी तरफ हमारे यहाँ नाकाबंदी शुरू है और जो जिसके पास पास है, जिसके पास लीगल आइडेंटिटी कार्ड है, वही लोग यहाँ से जा रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। सर यहाँ पे जो रिक्शा में 2 सीटिंग के लिए कहा गया है तो किस तरह से आपने उस पर ध्यान रखा है? एक ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 प्रवासी प्रवास कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर 2 से ज़्यादा अगर प्रवासी मिलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग यहाँ पे काफी सतर्क है और वो देख रहा है कि यहाँ पे कोई भी अवैध तरीके से गाड़ी या फिर लोग किसी तरह से यहाँ पे घूमते नजर ना आए। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशीष शेख, ANB न्यूज, बोईसर। जिस घर में शहनाइयाँ बजने वाली थीं उस घर में शहनाइयाँ ना बजकर अब किसी बेटे की अर्थी उठ रही है, तो वहीं माँ बाप की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां सेंट्रल जेल में पदस्थ प्रहरी बीती रात्रि संजय गांधी अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि जेल प्रहरी
नरेश सिंह तोमर, जो कि 23 वर्ष के थे और ग्वालियर के निवासी हैं, वह सेंट्रल जेल में पदस्थ थे और बीती रात्रि 10 बजे वह अपनी ड्यूटी खत्म करके आए थे, रूम पर गए। रूम पर जाने के बाद वह संजय गांधी अस्पताल आए और अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह संजय गांधी अस्पताल की 4थी मंजिल पर गए और वहां से आत्महत्या कर लिए। जब उन्होंने आत्महत्या किया तो संजय गांधी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और अन्य स्टाफ वहां पर पहुंचे और जब उनकी जेब देखे तो उनकी जेब से 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि वह अपनी नौकरी को लेकर तथा शादी को लेकर परेशान थे। बताया जा रहा है कि नरेश सिंह तोमर की 7 मई को शादी होने वाली थी। वहीं नरेश सिंह तोमर की जो सुसाइड नोट लिखा गया है वह पिता के नाम लिखा गया है तथा सुसाइड नोट सीएमओ को दे दिया गया है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामला पंजीबद्ध करके आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि सुसाइड करने का कारण अभी तक अज्ञात बना हुआ है। उनके सुसाइड करने का क्या कारण था अभी तक किसी को पता नहीं है। वहीं मौके पर पुलिस ने परिजनों को भी इस बात की जानकारी दे दी है कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर परिजन पहुंचे और अब सब उनके हवाले कर दिया गया है। पहले सबको सब परीक्षण गृह में रखवाया गया, वहां से उनके परिजनों को दे दिया गया है। नरेश सिंह तोमर ग्वालियर के निवासी थे और सेंट्रल जेल में प्रहरी के पद पर पदस्थ थे। अचानक उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह आत्महत्या जैसे संगीन कदम उठाने पर मजबूर हो गए, यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन जो उनके जेब से 3 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है वह अपने पिता के नाम लिखे हैं और उसमें यह साफ बताया गया है कि वह नौकरी और शादी को लेकर परेशान थे। 7 मई को मृतक नरेश सिंह तोमर की शादी होने वाली थी। एक 23 वर्षीय जो था नरेश सिंह तोमर, रहने वाला जिला ग्वालियर और किन्हीं कारणों से सुसाइड नोट मिला है उनसे और उनके दोस्त से पूछा गया कि उनकी राइटिंग है नहीं, एक अंग्रेजी में सुसाइड नोट मिला है उसमें उनकी मैरिज के कुछ टाइम बाद ही मई में लगभग, और उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें फिजिकली कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, उसकी वजह से उन्होंने और उनको जॉब से भी प्रॉब्लम थी जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। 12:25 का केस है नाइट में। कौन से फ्लोर से? 4थी मंजिल से पूछा। इसी के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एनबी न्यूज रीवा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां द्वितीय चरण के लिए जनपद मैनपुरी में 19 तारीख को मतदान होना है। वहीं यहाँ के प्रधानों के द्वारा अपने वोटरों को लुभाने के लिए कई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज थाना एलौ क्षेत्र में आज प्रधानों के द्वारा साड़ी बांटने की सूचना मुखबर के द्वारा पुलिस को मिली थी, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचकर साड़ी व गाड़ी और बांटने वाले जो साड़ी बांट रहे थे 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लाई है। वहीं एसपी सीओ क्या आप